ओके दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं फ्री रेडिकल एडिशन। तो सबसे पहला जो है दैट इज द एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अच्छा, हम लोगों ने अभी अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है वो किए हैं। तो यहां पर अगर मान लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर अगर मैं नॉर्मल HBr डालता हूं तो इन दैट केस हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर दैट इज द CH3 CHBr CH3, this is going to be the major product। अब अगर मैं इसके बदले यहां पर जो है वो डालता हूं HBr और साथ में कैटालाइटिक H2O2, बहुत ही कम अमाउंट पे सम ड्रॉप्स ऑफ H2O2, H2O2 डालना ही जरूरी नहीं है, कोई भी R2O2 भी तुम डाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन दैट केस हमारा मेजर प्रोडक्ट जो बनता है यानी बेसिकली क्या हो रहा है, in the presence of peroxide, in presence of peroxide, HBr gives anti-Markovnikov product। In presence of HBr peroxide, HBr gives anti-Markovnikov product। So we have to see why the product becomes anti-Markovnikov। So let's see the mechanism। It is a three-step mechanism। First step जो है that is called the chain initiation। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है, चेन इनिशिएट होता है। इट्स अ चेन रिएक्शन। तो चेन इनिशिएशन कैसे होता है, H2O2 cleaves as OH dot plus OH dot and HBr reacts with OH dot to gives H2O plus Br dot। सबसे पहले ये चेन इनिशिएशन स्टेप में HBr OH डॉट के साथ रिएक्ट करके H2O प्लस Br डॉट जो है वो हमारा बन जाता है। दूसरा क्या है, चेन प्रोपागेशन। अच्छा, चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा, जो ये Br डॉट जो हमारा पैदा हुआ है ये जाके रिएक्ट करता है यानी कोलाइड करता है हमारा एल्कीन के साथ। अच्छा, Br डॉट अगर इस पाई बॉन्ड के साथ कोलाइड करे, पाई बॉन्ड को मनी मन डॉट डॉट में तोड़ लो, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज इफ वी सी। एक तो बीच वाले पे Br लग जाए और जहां पर Br लगे उसके ऑपोजिट साइड में यहां पर कार्बन पर डॉट आ जाएगा, हाँ कि ना। या फिर CH3 CH डॉट
CH2Br, ये भी हम देख सकते हैं ना। साफ साफ अगर मैं ध्यान दूं तो ये वाला जो रेडिकल बन रहा है वो बन रहा है 1 डिग्री रेडिकल, ये जो बन रहा है वो हमारा 2 डिग्री रेडिकल बन रहा है। सो दिस वन इज गोइंग टू बी मेजर। And in the third step, that is the chain termination step. Now, chain termination step में क्या हो रहा है? हमारा जो CH3 CH डॉट CH2Br, ये HBr के साथ रिएक्ट करके ये डॉट जो है वो वापस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके ये अपना ऑक्टेट को पूरा करेगा और ये वापस Br डॉट को रीजनरेट करेगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ चेन रिएक्शन। Br dot regenerated Br dot regenerated will always नहीं be used in the chain propagation step. Right? चेन रिएक्शन इसीलिए बोलता है क्योंकि एक स्टेप का जो प्रोडक्ट है वही दूसरा हमारा पुराना कोई एक स्टेप का रिएक्टेंट है। तो टर्मिनेशन स्टेप जो प्रोपागेशन का मेन रिएक्टेंट है Br डॉट, उस Br डॉट को बार बार रीजनरेट करेगा और रीजनरेट करने के कारण एक बार जैसे ही ये रिएक्शन चालू हो जाएगी तो ये रिएक्शन हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ चेन रिएक्शन। तो इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, चेन टर्मिनेशन में कुछ साइड रिएक्शन भी होंगे। इसके 2 रेडिकल्स भी साथ साथ आपस में जुड़ सकता है। जो Br डॉट है वो दो Br डॉट भी आपस में रिकंबाइन कर सकता है। जैसे Br वापस रिकंबाइन करेगा और थोड़ा बहुत Br2 भी बन सकता है हमारे साथ। तो इस कारण पे थोड़े बहुत बाई प्रोडक्ट्स जो है वो हमारा बनता रहेगा, बट मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करेगा। हम साफ साफ देख सकते हैं HBr का एडिशन यहां पर एंटी मार्कोनिकॉव तरीके से हुआ है। आई होप द रीजन इज प्रेटी क्लियर। जो नॉर्मल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है वहां पर पहले H+ आके अटैक करता है तो हाइड्रोजन पहले जुड़ता है तो वो अपने हिसाब से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है। यहां पर फर्स्ट स्टेप में Br डॉट जो है वो हमारा जुड़ता है और वो अपने हिसाब से मोर स्टेबल रेडिकल जो है वो हमारा बनाता है। दैट्स वाई यहां पर प्रोडक्ट जो है वो हमारा उल्टा बनता है। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है। H2O2 used has to be catalytic in amount. What is the reason? अरे पहली बात तो यह है H2O2 की ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत में कुछ Br डॉट को बस पैदा कर देना है और वो Br डॉट अपने आप को रीजनरेट करता रहेगा।
सो फर्स्ट पॉइंट तो ये है, ड्यू टू रीजेनरेशन we don't need H2O2 in excess. हमें H2O2 का एक्सेस में कोई रिक्वायरमेंट जो है वो हमारा कहीं पर भी रिएक्शन में नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है, इफ H2O2 is used in excess, then in chain termination step, क्योंकि OH डॉट का रिएक्टिविटी HBr से बहुत ज्यादा है, तो HBr अगर हम एक्सेस में इस्तेमाल करेंगे तो HBr के साथ कोलाइड करने का नौबत ही नहीं आएगा। जैसे ही हमारा ये वाला रेडिकल बनेगा, ये OH डॉट के साथ कंबाइन हो जाएगा और HBr के एडिशन के बदले हमें HOBr का एडिशन जो है वो हमारा मिल जाएगा। तो H2O2 जो तुम इस्तेमाल करोगे, दैट H2O2 हैज टू बी हाईली कैटालाइटिक इन नेचर। ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो तकलीफ का सामना हमें करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात? दिस इफेक्ट in presence of peroxide is called peroxy effect or crush effect. That is a trivia. Observed only in a presence of HBr. ये वाला जो है केवल HBr ही हमें पेरोक्सी इफेक्ट या फिर क्रश इफेक्ट जो है वो हमारा दे सकता है। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज HF, HCl and HI do not give any peroxy effect. HF, HCl and HI does not give any peroxy effect. What is the reason? For HF and HCl, due to high electronegativity of fluorine and chlorine, due to the high electronegativity of fluorine and chlorine, chain initiation step is highly एंडोथर्मिक। फ्लोरीन और क्लोरीन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप है
वो हमारा काफी ज्यादा एंडोथर्मिक होने वाला है, यानी ये वाले रिएक्शंस होंगे ही नहीं। HF प्लस OH डॉट, F डॉट प्लस वाटर एंड HCl प्लस OH डॉट गिव Cl डॉट प्लस वाटर। ये वाला तो होगा ही नहीं, ये दोनों स्टेप पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो सर अगर मान लो हम एक काम करें, जो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर मैं डाल देता हूं HCl प्लस परऑक्साइड, व्हाट विल हैपन? कुछ नहीं, परऑक्साइड पड़ा रहेगा और ये नॉर्मल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से जाएगा, यानी HCl नॉर्मल तरीके से जो H प्लस देता है वही देगा और बनेगा CH3। रेडिकल बनने की बात ही नहीं आती है। एंड फिर Cl माइनस यहां पर अटैक करेगा और बन जाएगा CH3CH Cl CH3। यहां पर कोई रेडिकल का फंडा ही नहीं है, केवल और केवल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू ही ये वाला रिएक्शन जो है वो हमारा होने वाला है। रेडिकल की कहानी नहीं आएगी। H2O2 will remain as it is। H2O2 जो है वो as it is जो है वो हमारा पड़ा रहेगा, nothing will happen to it। क्लियर और नॉट? तो सर HI में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, फॉर HI द फर्स्ट स्टेप इज हाईली एक्सोथर्मिक। फॉर HI अगर मैं बात करूं, first step is highly exothermic। ठीक है, प्रॉब्लम वहां पर नहीं है, प्रॉब्लम कहां पर है? बट as I dot is highly stable, क्योंकि हमारा आई डॉट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, द चेन प्रोपगेशन स्टेप बिकम्स हाईली एंडोथर्मिक। मतलब क्या है? यहां पर प्रॉब्लम कंप्लीटली दूसरी है। पहला आई डॉट तो खुशी खुशी बन ही जाएगा, HI रिड्यूसिंग एजेंट भी है, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सारे संयोग हो रहा है प्रॉपर। बट जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर आ गया है मेरा आई डॉट, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा और ये हमारा नहीं बनने वाला है, जिस कारण पे यहां पर परऑक्सी इफेक्ट नहीं मिलेगा। होगा क्या सर? फिर कुछ नहीं, आई डॉट प्लस आई डॉट विल गिव मी I2। आयोडीन बन के वो प्रेसिपिटेट जो है वो हमारा करता रहेगा जब तक ना सारे के सारे H2O2 कंज्यूम हो जाए। तो टिल ऑल H2O2 कंज्यूम्ड, और एक बार जैसे कंज्यूम हो जाएगा उसके बाद तो परऑक्साइड है ही नहीं, उसके बाद नॉर्मल, पहले सारे परऑक्साइड को वो कंज्यूम कर लेगा, फिर तो नॉर्मल HI का रिएक्शन होगा और हमारे पास मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट जो है
वही बनने वाला है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट केवल केवल HBr ही दे पाता है, क्योंकि HBr के केस में ही ये वाला स्टेप भी एक्सोथर्मिक है और ये वाला स्टेप भी एक्सोथर्मिक है। बाकी HF और HCl में ये पहला वाला स्टेप जो है वो हाईली एंडोथर्मिक है, और HI के केस में जो सेकंड वाला स्टेप है वो हमारा हाईली एंडोथर्मिक है। So that is the first free radical addition, that is the addition of HBr in presence of peroxide. Okay? Okay दोस्तों, तो पॉलीमराइजेशन का और एक एग्जांपल फ्री रेडिकल एडिशन का और एक एग्जांपल जो है दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो हम लोग अगर कोई एल्कीन लेते हैं, फॉर एग्जांपल इथीन ले लिए, ठीक है, और इस पर मैंने डाला कोई भी एक पेरोक्साइड R2O2, या फिर कॉमनली हम यूज करते हैं CO, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारा बनता है लंबा पॉलीमरिक चेन। तो क्या होता है यहां पर रिएक्शन में, ध्यान दो। सबसे पहले यहां पर होता है चेन इनिशिएशन। सबसे पहले होता है यहां पर चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन पे क्या होगा, आरो बॉन्ड इस पर आके जब फोटोन गिरेगा तो फोटोन विल क्लीव दिस बॉन्ड टू गिव आरो डॉट प्लस आरो डॉट। ठीक है, सबसे पहला स्टेप में तो ये होने वाला है। अरे बाय द वे ये वाला एक फेमस कंपाउंड है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने ये दिया हुआ है। यहां पर आके जब फोटोन आके गिरेगा तो फोटोन आके गिरने पर क्या होगा, एंड नाउ यहां पर डॉट CO2 यहां पर रिलीज होगा विद द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल रेडिकल। ये बेसिकली जो है ये दोनों का काम हमारा होता है आरओ डॉट ऑब्लिक both acts as radical generator। एंड नाउ ये वाला आरओ डॉट, मैं अगर आरओ डॉट को लेकर ही आगे बढ़ूं, सबसे पहले स्टेप में ये वाला पाई बॉन्ड पे जाके अटैक करेगा, ROCH2CH2 डॉट। यहां पर हमारे पास रेडिकल जो है वो सबसे पहले जनरेट हो गया। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द चेन प्रोपागेशन स्टेप। अच्छा, आरओ डॉट या फिर जो भी रेडिकल जनरेटर होगा वो सारे के सारे बहुत ही कम कैटालाइटिक अमाउंट पर होना जरूरी है। ये बिल्कुल कैटालाइटिक अमाउंट पर होना चाहिए। वो चेन प्रोपागेशन स्टेप में मालूम पड़ेगा क्यों।
RO CH2 डॉट, रेडिकल का यहां पर अटैक, ROCH2 फिर CH2 डॉट, और ये वाला रेडिकल वापस और एक एल्कीन पे आके अटैक। अच्छा ध्यान दो, इसीलिए बोल रहा था RO डॉट का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, जो कि इसको अटैक करने के लिए RO डॉट का प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होना जरूरी है, और ये अब वापस इस तरीके से अटैक करेगा मल्टीपल टाइम्स। इट विल हैपन, मल्टीपल टाइम्स इट विल हैपन, और मल्टीपल टाइम होने के बाद हमारे पास बनेगा CH2 whole n CH2 dot. That is the chain propagation. And last is chain termination. In the chain termination step, कभी ना कभी तो जो RO डॉट है वो भी हमारा रिएक्ट करेगा। CH2 डॉट और यहां पर RO डॉट, ये दोनों यहां पर अब हमारा आपस में कंबाइन करेगा, और कंबाइन करते हुए बना देगा पॉलीथीन। ये एंड पे जो RO का प्रॉब्लम है वो हम लिखते नहीं है, हम केवल यही वाला पार्ट लिखते हैं जो रिपीटिंग यूनिट है, एंड नाम इसका वहीं से डिराइव्ड है, पॉलीइथीन, पॉलीथिन। तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अच्छा यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, O2 acts as an inhibitor in polymerization reaction। क्यों करता है? क्योंकि O2 का MOT याद करो, O2 पे जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। O2 जो है वो हमारा रेडिकल के साथ अपने आप को कंबाइन करता है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ O2 with radicals according to the molecular orbital theory। so that is मोटे मोटे तौर पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अच्छा तुम इथिन से ही चालू करो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर मान लो तुम चालू करते हो विनाइल क्लोराइड, अगर तुम चालू करते हो विनाइल क्लोराइड के साथ और इस पर तुम डाल देते हो R2O2H न्यू, दिस इज कॉल्ड PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड PVC और पॉलीविनाइल क्लोराइड। सिमिलरली CH डबल बॉन्ड CH
CN, एक्राइलोनाइट्राइल, और यहां पर मैं डाल देता हूं R2O2H न्यू, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल और पेन। इस तरीके का बहुत सारा जो हमारा रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस है वो पॉसिबल है। पॉलीमर चैप्टर में हम वापस विस्तार में देखेंगे, लेकिन जो बेसिक मैकेनिज्म है वो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट जो रिएक्शन हम करने वाले हैं ये वाले पे, दैट इज कॉल्ड द कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। अच्छा, इसमें एग्जैक्टली फ्री रेडिकल नहीं बनता है, free radical like mechanism। यहां पर जो है हमें फ्री रेडिकल लाइक मैकेनिज्म जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या होता है, जो मान लो हमारे पास है इथिन, और यहां पर हमारा H2 पे साथ हम डालते हैं कैटालिस्ट की तरह मेटल, पैलेडियम, प्लैटिनम और रेनिनिकल। दीज आर ऑल कैटलिस्ट, और यहां पर हमारा बन जाता है CH3CH3। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म, होता क्या है। अच्छा ध्यान देना, यहां पर एग्जैक्ट फ्री रेडिकल नहीं बनता है। अच्छा, HH बॉन्ड is strong and does not break at a normal रूम टेम्परेचर। अगर तुम केवल मान लो तुम एल्कीन के साथ H2 डाल दोगे तो रूम टेम्परेचर में हमें कोई रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा ही नहीं। तो मेटल सरफेस क्या करता है, पैलेडियम, प्लैटिनम, रेनिनिकल absorbs H2 and breaks the HH bond। यानी क्या होता है यहां पर, दिस इज द मेटल सरफेस, एंड ये वाला मेटल सरफेस पे ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, इन दोनों जो है मेटल सरफेस का जो फ्री इलेक्ट्रॉन ओशियन है उसके साथ इंटरेक्ट करना चालू करता है, जिस कारण पे बीच का हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसका वीकनिंग चालू हो जाती है।
तो उसका वीकनिंग चालू होते ही क्या होगा, यानी मेटल सरफेस के ऊपर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो हमारा बन जाता है। नाउ इस पर अप्रोच किया इथीन, ये दोनों H डॉट जो है वो हमारा कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पर अटैक करता है, बॉन्ड को होमोलाइटिकली क्लीव करता है और होमोलाइटिकली क्लीव करके हमें दे देता है CH3। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, दी मेटालिक absorbers basically decreases the activation energy of the metallic absorbers basically decreases the activation energy of the reaction, और जिस कारण पे ये रिएक्शन जो है वो हमारा प्रोसीड हो पाता है। प्रॉपर फ्री रेडिकल यहां पर नहीं बनता है, बट रिएक्शन फेज में ये होमोलाइटिकली क्लीव करता है। इस कारण पे इसको मैं फ्री रेडिकल एडिशन के अंदर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एनी हाउ एडिशन रिएक्शन तो है ही है, और रिएक्शन फेज में ही सही फ्री रेडिकल बनता तो है। ठीक है, इसका एविडेंस भी देखेंगे। एक आध रिएक्शन में हमें प्रॉपर फ्री रेडिकल बनने का एविडेंस जो है वो हमें मिलने वाला है। ओके, अच्छा, दिस रिएक्शन इज हाईली स्टेरिकली सेंसिटिव। जो हमारा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा हमारा स्टेरिकली सेंसिटिव रिएक्शन है। स्टेरिकली सेंसिटिव रिएक्शन का मतलब क्या है, एज द कंपाउंड has to approach the metallic surface more the steric hindrance lesser is the rate of more the steric hindrance lesser is the rate of reaction. So this reaction is highly sterically sensitive as the compound has to approach the metallic surface. जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही कम होने वाला है। यानी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन alkyne is much more than that in alkene. Rate of hydrogenation in alkyne is much more in that in alkene due to its
linear structure and lesser steric hindrance. Due to its linear structure and lesser steric hindrance, the rate of hydrogenation in alkyne is much more than that of in alkane. Okay? Okay, for example, अगर मैं देखूं, मैं अगर यहां पर लेता हूं H2PD 1 मोल, तो यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये एल्काइन ही हमारा रिड्यूस होगा rather than alkene. ठीक है? या फिर अगर मैं देखूं यहां पर मैं H2PD 1 मोल डालूं तो राइट वाले पे जो है हमारा काफी ज्यादा ब्रांचिंग है, जिस कारण पे हम साफ साफ देख सकते हैं ये वाला साइड जो है दिस इज मोर एंड दिस इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड. तो जब हमारा H2PD डालने की नौबत आएगी तो ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है. ठीक है? ओके. इसके अलावा और क्या है जो मैं बोला था, जो फ्री रेडिकल एक्चुअल में बनता है इसका एक एविडेंस है. नाउ ये वाले कंपाउंड जहां पर ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन पर है, इस पर अगर मैं H2PD 1 मोल डालता हूं, सो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट? तो हमें ढूंढना है द डायरेक्शन ऑफ मोस्ट इजी अप्रोच. एंड अगर हम गौर से ध्यान दें, ना वो ये वाला पाई बॉन्ड पे है ना वो ये वाला पाई बॉन्ड पे है, दोनों में सफिशिएंट स्टेरिक हिंड्रेंस है. जो इजीएस्ट अप्रोच का डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से टेढ़ा डायरेक्शन पर होने वाला है. नाउ ये डायरेक्शन पे प्रैक्टिकली कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो यहां पर H डॉट सबसे पहले इसको अटैक करेगा, ये वाला H डॉट यहां पर अटैक करेगा और ये अटैक करते हुए बनाएगा यहां पर रेडिकल, यहां पर रेडिकल, एंड ये दोनों रेडिकल अब हमारा रिकंबाइन करेगा और रिकंबाइन करते हुए बनाएगा दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. तो यहां पर एक चीज ध्यान देना, एक्चुअल में फ्री रेडिकल ड्यूरिंग द प्रोसेस हमारा बनता तो है. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा, we'll discuss an important thing called Lindlar catalyst. अगर मान लो हमारे पास नॉर्मल कोई भी अल्काइन है
और इस पर मैं अगर डाल देता हूं H2PD, फिर तो ये पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग ऐसा 1 मोल डाल दो। देखो यार 1 मोल उस तरीके से काम नहीं करता है। होगा क्या, कुछ तो एल्काइन जो है वो हमारा बच जाएगा, कुछ एल्किन बनेगा और कुछ पूरा एल्केन तक जाएगा। यानी हमें ऐसे बंदोबस्त करना है, क्योंकि हम जानते हैं एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन। वी नीड टू रिड्यूस the activity of the catalyst। कैसे? Such that it can cross the EA barrier such that it can cross the EA barrier of alkyne to alkene, but not of alkene to alkane। ठीक है, और कैटलिस्ट का एक्टिविटी को कम करने का तरीके को हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट पॉइजन। तो वी नीड टू पॉइजन द कैटलिस्ट। वी नीड टू पॉइजन द कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट को हम किस तरीके से पॉइजन करेंगे, ध्यान दो। हम यूज करते हैं BaSO4 और CaCO3 और एलिमेंटल सल्फर और quinoline as catalyst poison। BaSO4 और CaCO3 और elemental sulfur और quinoline as a catalyst poison, right? H2 plus PD plus BaSO4 is called Lindlar catalyst। तो वो क्या करता है? RC ट्रिपल बॉन्ड R डैश H2 प्लस PD और साथ में BaSO4 हमारा बन जाएगा डबल बॉन्ड C। ध्यान देना, only cis alkene is formed as catalytic hydrogenation। ऑब्वियसली बात है, मेटल के सरफेस में एक ही डायरेक्शन से अप्रोच कर पाएगा, तो लॉजिकली भी हम बोल सकते हैं जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज
always a syn addition. Catalytic hydrogenation is always a syn addition. ये एक इंपॉर्टेंट स्टीरियो एस्पेक्ट भी है। तो लिनर कैटलिस्ट हमें मालूम होना चाहिए। अगर अल्काइन को सिलेक्टिवली एल्कीन पे कन्वर्ट करना है तो इन दैट केस एज अ कैटलिस्ट पॉइजन हम लोग बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एलिमेंटल सल्फर या फिर क्विनोलिन का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा इंक्रीज करता है, क्योंकि अल्काइन टू एल्कीन का एक्टिवेशन एनर्जी पार तो हो पाए, लेकिन एल्कीन टू एल्केन का जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारा नहीं पार हो पाए। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू अस। अच्छा, मूविंग अहेड। H2PD can attack other pi bonds also. Example, C डबल बॉन्ड O, NO2, बहुत सारे N डबल बॉन्ड O, इन सबको जो है हमारा H2PD जो है वो अटैक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारे पास ये है, अगर मैं इस पर डाल दूं नॉर्मल H2PD, दोनों डबल बॉन्ड पे जो है वो हमारा HH लग जाएगा। अगर हम चाहते हैं जो केवल और केवल C डबल बॉन्ड C ही हमारा रिएक्शन में टेक पार्ट करे, तो हम यूज करते हैं H2 प्लस PD प्लस C और विल्किंसन्स कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट हम आगे भी पढ़ेंगे। तो H2 प्लस PD प्लस C या H2 प्लस विल्किंसन्स कैटलिस्ट अगर हम डालेंगे तो इन दैट केस वो सिलेक्टिवली केवल और केवल C डबल बॉन्ड C पर ही हमारा अटैक जो है वो हमारा करने वाला है। C डबल बॉन्ड O पर हमारा हाथ नहीं लगाएगा। तो मोटे मोटे तौर पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का सारे चीजें जो है वो मैं यहां पर बता दिया हूं। जब हम एल्कीन पढ़ेंगे तो ये सारे चीजें हम रिवीजन पे लेंगे, लेकिन बेसिक मैकेनिज्म सारे के सारे प्रोफाइल्स जो है वो हमारा डेफिनेटली यहां पर किया हुआ होना चाहिए।